क्या पढ़ेंगे? अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले, यानी अभिक्रिया के दर को कौन कौन प्रभावित करता है उसे हम पढ़ेंगे। ठीक है, अभिक्रिया के दर को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं बच्चों कौन है? सांद्रण, समझिएगा ध्यान से। ठीक है, सांद्रण, ताप, उत्प्रेरक, उत्प्रेरक। ठीक है, ठीक है, और दाब वगैरह जो भी है, ये हाँ ये सब जो चीजें हैं वो क्या करते हैं? अभिक्रिया की दर को प्रभावित करते। तो हमें ये जानना है कि इसमें सांद्रण, ताप और उत्प्रेरक की बात किया जा रहा है। तो सबसे पहले हम हेडिंग पहली डालेंगे, क्या बच्चों? सांद्रण। कौन सा सांद्रण? हेडिंग है अभिक्रिया दर पर सांद्रण के परिवर्तन का प्रभाव। क्या? दर पर सांद्रण का प्रभाव। ध्यान से हमारी बात समझिए। कह रहा है अभिक्रिया की दर पर सांद्रण का प्रभाव। सांद्रण जैसे ही बच्चों क्या होगा? अभिकारक के सांद्रण को हम जैसे ही बढ़ाएंगे, किसके सांद्रण को? अभिकारक के सांद्रण को, ठीक है, बढ़ाने से, ठीक है, अभिकारक के सांद्रण को बढ़ाने से अभिक्रिया की दर क्या होती है? बढ़ती है। क्या होती है बच्चों? बढ़ती। ध्यान से समझते जाओ। लिखा है अभिक्रिया के दर पर सांद्रण का प्रभाव। तो अभिकारक के सांद्रण, अभिकारक आप लोग समझ ही रहे हो, अभिक्रिया में भाग लेने वाले जितने भी अवयव होते हैं वो सब क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? अभिकारक। तो अभिकारक के सांद्रण, जो उसमें पदार्थ लिया जाएगा, जिस पदार्थ की जो मात्राएं ली जाएगी वो उसका क्या होगा? सांद्रण होगा। ठीक है, उसे बढ़ाने से अभिक्रिया की दर क्या होती है? बढ़ जाती है। अच्छा, ये क्यों बढ़ जाती है? अभिक्रिया की दर क्यों बढ़ जाती है? समझिए। क्योंकि बढ़ जाती है वो बोला जाता है। तो अभिक्रिया की दर क्यों बढ़ जाती है ये बात बोला जाता है कि जब सांद्रण को बढ़ाया जाएगा, क्या किया जाएगा? सांद्रण को बढ़ाया जाएगा, तो उनके बीच में जो अभिकारक के अणु हैं, जो भाग लेने वाले अणु हैं, उनकी संख्या क्या होगी? बढ़ जाएगी। जब संख्या बच्चों बढ़ जाएगी तो अभिक्रिया क्या होगी? तेजी से होगी। तेजी से होगी कि नहीं होगी? अब जैसे मेला आप लोग, क्रिया की दर पर सांद्रण का क्या प्रभाव होगा? अगर अभिकारक में सांद्रण को बढ़ाया जाएगा तो क्या होगा? अभिक्रिया की दर भी बढ़ जाएगी। ओके, इस पॉइंट्स को वहीं पर नोट करो बच्चों। ठीक है, फटाक से नोट करो। अभिक्रिया दर पर ताप का प्रभाव। किसका प्रभाव? इसके पहले हमने पढ़ा सांद्रण का प्रभाव। अब हम लोग क्या देखेंगे? ताप का प्रभाव। ध्यान दीजिए, अभिक्रिया के दर पर ताप का क्या प्रभाव होता है ये समझेंगे। अभिक्रिया बच्चों होगी, ठीक है, अभिक्रिया होगी तो अभिकारक जो है, अभिकारक जो हमने लिया है, ठीक ना, इसमें यानी कि जो अभिक्रिया होगी, ठीक है, जो अभिक्रिया होगी, इसके ताप को अगर हम क्या करेंगे? बढ़ाएंगे। समझ में आ रहा है? जो अभिकारक अभिक्रिया के लिए लिया गया है, इसके ताप को यदि हम बढ़ाएंगे, समझ में आ रहा है, तो अभिकारक की जो अभिक्रिया हो रही है उसकी दर भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो देने का काम करेंगे, ट्रांसफर करने का काम करेंगे। ठीक है,
तो जैसे ही वो हीटिंग होगा उसमें वहां से वो हटने की कोशिश करेंगे और वहां से अपनी एनर्जी दूसरे वाले इलेक्ट्रॉन को देने का काम करेंगे। समझ में आया? तो उसके जो अवयव है वो क्या होंगे? सक्रिय हो जाएंगे, जल्दी जल्दी कार्य को करने लगेंगे। तो अभिक्रिया में अभिकारक के ताप को बढ़ाने पर क्या होता है? अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है। क्या है? अभिक्रिया के दर पर उत्प्रेरक का अभिक्रिया के दर पर उत्प्रेरक का क्या प्रभाव है, इसको हमें देखना है। देखिए, जो अभिकारक हम लेंगे किसके लिए? अभिक्रिया कराने के लिए। जो अभिकारक हम लेंगे किस लिए? अभिक्रिया कराने के लिए। बच्चों, तो जो अभिकारक हम अभिक्रिया कराने के लिए लेंगे उसमें क्या होगा? अगर किसी उत्प्रेरक को वहां पर रख दिया जाए, उत्प्रेरक समझ रहे हैं? नहीं, सपोज मान लीजिए आपके मम्मी पापा घर पे होंगे। हाँ, सबके भाई मम्मी पापा घर पे हैं। अगर मान लो उसमें एगो चाचा है। कौन चाचा? खड़ूस चाचा। कौन चाचा? हाँ, खड़क सिंह ना। मान लो आपके घर में चाचा जी से आप लोग डरते हो। क्या करते हो? चाचा जी से खूब डरते हो, जरूरत से ज्यादा। आपको चाचा जी ने कोई काम देकर गए और वो वहां से चले गए, तो आपके काम करने की सक्रियता क्या होगी? वहां पर घट जाएगी। इसलिए कि मारने वाला डांटने वाला कोई है नहीं। जैसे ही चचा जी की भनक होगी, आ रहे हैं, वैसे ही क्या होगा? काम करने की कैपेसिटी क्या होगी? जान दे के हाकुर नाकुर का करेंगे, उसको फटाक से पूरा कर लेंगे। क्यों? क्योंकि चाचा है खड़क सिंह, खड़ाहू निकाल के तोड़ेंगे, बहुत मार मारेंगे अगर क्या हुआ? काम नहीं हुआ। ये डर हमको क्या करता है? अभिक्रिया जो हमारी है उसे बढ़ाने का काम करता है। तो बच्चों, वो कौन से उत्प्रेरक हुए? पॉजिटिव उत्प्रेरक। कौन से उत्प्रेरक हुए? क्यों? क्योंकि उनके उपस्थिति से, उनके उपस्थित होने के कारण हमारे अभिक्रिया में, यानी हमारे क्रिया के दर में क्या हो गई? वृद्धि हो गई। तो जब किसी उत्प्रेरक के कारण अभिक्रिया में वृद्धि होवे तो वह उत्प्रेरक क्या कहलाता है? धनात्मक उत्प्रेरक कहलाता है। वो उत्प्रेरक क्या कहलाएगा? धनात्मक उत्प्रेरक कहलाएगा। क्लियर हो रही बात? यहाँ पर आप दोनों समझ जाओ, धनात्मक और ऋणात्मक उत्प्रेरक भी इसी साथ समझते चले। ठीक है? तो उत्प्रेरक का मतलब बच्चों ये होता है किसी अभिक्रिया में, अभिक्रिया को होने के लिए प्रेरित करने वाला। समझ आ गया? समझिएगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का नाम सुने? अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को ऐसे ही खाली छोड़ दिया जाए, सालों साल लग जाएंगे, जल नहीं बनेगा। समझे? पानी नहीं बनेगा। लेकिन उसके साथ किसी उत्प्रेरक को अगर लगा दिया जाए, फटाक से वो क्या होगा? जल बन जाएगा। ठीक है? तो उत्प्रेरक का काम क्या होता है? अभिक्रिया की सक्रियता को बढ़ाना, अभिक्रिया की कार्यशीलता को तेज करना, अभिक्रिया की दर को बढ़ा देना। ठीक? यानी तो जब किसी उत्प्रेरक के उपस्थिति से क्या हो जाए? अभिक्रिया की दर घट जाए, अभिक्रिया की दर, तो वह क्या कहलाएगा? ऋणात्मक उत्प्रेरक। और जब किसी उत्प्रेरक के उपस्थिति से अभिक्रिया की दर बढ़ जाए, वो क्या कहलाएगा? धनात्मक उत्प्रेरक। तो बात समझ में आया? अभिक्रिया में उत्प्रेरक का प्रभाव अधिकतर क्या होता है? पॉजिटिव। क्या होता है? पॉजिटिव। नेगेटिव बहुत कम होता है। क्लियर बच्चों? कोई कंफ्यूजन इसमें? आप इसको नोट कर लो बच्चों। ठीक है? फिर अगली टॉपिक एग्जाम्पल, मैंने अगले वाले वीडियो में ना एक एग्जाम्पल आपको बताया गया था बच्चों। क्या? 2a प्लस, ठीक है, क्या 3b, केवल b लिखा हुआ था, कोई बात नहीं, आप 3b लिख लीजिए, इजकल टू, ठीक है, आप लिख लीजिए क्या? 2c प्लस 5d। बात समझिए, बस आपको समझना है। आप ये जो स्टोइकियोमेट्री गुणांक लिखा हुआ है, आप इसे अंक में न लिख करके आप इसे क्या लेटर में भी लिख सकते हैं।
ये स्मॉल ए हो गया, ये स्मॉल बी हो गया, ये स्मॉल पी हो गया और ये स्मॉल क्यू हो गया। ठीक है, तो ये जो बच्चों दिखाई दे रहा है आपको, ये है क्या? ये जो ए बी पी क्यू, ये क्या है? ये स्टाइकियोमेट्री गुणांक है। ये क्या है बच्चों? इसको लिखना नहीं पड़ेगा, बताए कई बार हो गया है, क्लियर है ना? चले अब देखो, अब बात हो रही है कि अभिक्रिया की दर। अभिक्रिया की दर समझिए, अभिक्रिया की दर क्या होती है? अभिक्रिया की दर क्या होती है बच्चों? जो अभिकारक है उसके समानुपाती होती है। क्या होती है? अभिक्रिया की दर अभिकारक के समानुपाती होती। क्लियर है बच्चा? क्या होती है? अभिक्रिया की दर, बहुत ही आराम से समझो, अभिक्रिया की दर अभिकारक के समानुपाती होती है। समझ गया? बात समझो, अभिक्रिया की दर अभिकारक के समानुपाती होती है। मतलब अभिकारक जो भी हम लिए रहेंगे उसी हिसाब से अभिक्रिया की दर भी होगी। क्लियर? समझिए, अभिक्रिया की दर बाबू का हो जाएगा R इज प्रिपोर्शनल टू, ध्यान से समझिएगा, समानुपाती क्या? ये अभिकारक है। ये क्या है? अभिकारक है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? अभिकारक लिख सकते हो, अभिकारक के अभिक्रियक। क्या? अभिक्रियक। अभिक्रियक मतलब जो अभिकारक में भाग लेने वाले अवयव है। समझ आ रहा है? आपने क्या लिखा? अभिक्रिया की दर अभिकारक के समानुपाती होती। समझने की कोशिश करें, अभिकारक की दर जो यहाँ अभिक्रियक लिखा हुआ है, अभिक्रियक मतलब अभिकारक में भाग लेने वाले अवयव, यानी अभिक्रिया में भाग लेने वाले अवयव। क्लियर है? अभिक्रिया के लिए जो भी पदार्थ लिया जाता है वो क्या कहलाता है? और जो पदार्थ वो क्या है? अभिक्रियक मतलब क्रिया करने के लिए, क्रिया करने के लिए लिया गया पदार्थ। राइट? लिया गया पदार्थ। बच्चों अब समझो, यहाँ पर हमने लिखा है तो इसके समानुपाती होगा। और आप सभी को मालूम है कि यहाँ पर जो होता है स्टाइकियोमेट्री गुणांक होता है, जब इसकी दर को प्रदर्शित करते हैं तो आप इसके पहले अभिक्रिया की जब औसत दर निकालना था, अभिक्रिया की औसत दर निकालना था, तो वहाँ पर R बराबर आपने लिखा था 1/2। ठीक, जो भी संख्या थी वो लिखे थे। लेकिन बच्चों यहाँ पर हमें भाग नहीं देना है। ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है ये इसका क्या होता है? पावर होता है। क्या होता है? पावर होता है। यानी कि जो ये स्टैक्योमेट्री गुणांक लिखा हुआ है, ठीक, जो अवयव लिए गए हैं उसके पावर में लिखा जाएगा। ठीक है, चलें तो हो जाएगा क्या? एक्टिव मास A के पावर स्मॉल ए इंटू क्या हो जाएगा? B, एक्टिव मास B के पावर स्मॉल b। समझ में आ रहा है? ठीक, माइनस प्लस यहाँ नहीं प्रदर्शित करना है। समझ में आया? हमको बस दर बताना है कि कितनी तेजी से क्रिया होगी, कितने धीमी से क्रिया होगी, बस इतना ही हमको प्रस्तुत करना। क्या ये बात समझ में आई? कोई कंफ्यूजन इसमें है? अब हम बच्चों एक बात यहाँ समझेंगे कि इसे R बराबर क्या लिख देंगे? K क्या है? क्या है? अभिक्रिया का स्थिरांक कहले, है ना, यानी नियतांक कहले। तो K एक्टिव मास A इंटू, और क्या हो जाएगा? पावर स्मॉल ए इंटू एक्टिव मास B के पावर स्मॉल। ये जो संख्या स्टैक्योमेट्री गुणांक होता है ये पावर में लगा दिया जाता है। क्या ये बात समझ में आपको आई? समझ में आया? अब समझिएगा,
जो अभिकारक में सांद्रण लिया गया है, जो अभिकारक में सांद्रण लिया गया है, सांद्रण पे लगाई गई घात अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। बात समझ आ रहा है? समझिए, अभिकारक के सांद्रण जो भी लिया गया है, अभिकारक के सांद्रण, ठीक है, पर उपस्थित घात, ठीक है, या क्या घात के रूप में उपस्थित स्टोइकियोमेट्री गुणांक क्या कहलाता है? अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। क्लियर हो गई बात? समझ में आया कि नहीं? कोई प्रॉब्लम आपको है तो आप जरूर बताएंगे हमसे। ओके, समझिए एक बार आराम से। अभिक्रिया की दर अभिकारक के समानुपाती होती, जो अभिकारक में अवयव लिया जाएगा उसके क्या होगी? समानुपाती होगी। क्लियर हो गया? अब यहाँ पर ए बी पी क्यू जो लिखा गया है वो क्या है? स्टोइकियोमेट्री गुणांक है। क्या है? स्टोइकियोमेट्री गुणांक है। ये जो स्टोइकियोमेट्री गुणांक होता है बच्चों, अभिकारक के सांद्रण के ऊपर लगाई गई घात होती है। क्या होती है? तो जो सांद्रण के ऊपर लगाई गई घात है, क्या सांद्रण, समझिएगा, सांद्रण पर चढ़ाई गई, लगाई गई, ठीक है, ठीक ना, या उपस्थित जो भी कह ले, घात, क्या घात क्या कहलाती है बच्चों? कोटि कहलाती है। क्या कहलाती है? कोटि कहलाती। क्लियर हो गया? ठीक। अब अगर इन संख्याओं को अगर हम जोड़ते हैं तो भी वो क्या है? कोटि ही है, क्योंकि जब भी ये लिया जाएगा सांद्रण तो किस रूप में लिया जाएगा? गुणे के रूप में लिया जाएगा। किस रूप में लिया जाएगा? गुणे के रूप में लिया जाएगा। क्लियर हो गया? इसी समीकरण को अभिक्रिया का दर नियम या दर समीकरण कहते हैं। तो अभिक्रिया का दर समीकरण बच्चों कौन है? ये है अभिक्रिया का दर समीकरण। समझ में आया क्या? ये जो दर समीकरण मिला है ये क्या है? अभिक्रिया का दर नियम कहते हैं या अभिक्रिया का दर समीकरण। राइट? एनी कंफ्यूजन?